हम देखेंगे हाल ही के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को और अपने 15 मिनट के इस सेशन में प्रमुख खबरें जितनी भी हैं उन सबको कवर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है विश्व खाद्य भारत वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 शेड्यूल टू बी हेल्ड कहाँ पर कब आयोजित होने वाला है? 20 से 23 सितंबर 2025, 25 से 28 सितंबर 2025, 15 से 18 सितंबर 2025 या 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर 2025। तो सही जवाब जो है वो है 15 से 28 सितंबर 2025। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 25 से 28 सितंबर 2025 को आयोजित होने जा रहा है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। ये क्या है? एक सबमिट है, एक कॉन्फ्रेंस है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा ये शुरू किया जा रहा है और ये कब है? 25 से 28 सितंबर को। ये भारत को वैश्विक खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित करने वाला एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। इस आयोजन का उद्घाटन जो है वो करेंगे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। तो ध्यान रखना है कहाँ पर होने वाला है ये, तो ये भारत मंडपम दिल्ली में, भारत मंडपम में ये होने वाला है। इसका आयोजन अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है। ये जो फूड इंडिया 2025 है ये जो है अब तक का सबसे बड़ा इवेंट है। जो फूड इंडिया 2025 इससे पहले जो हो चुके हैं उनमें सबसे बड़ा ये है। इसमें जो है न्यूजीलैंड और सऊदी अरेबिया जो है वो इसमें विल बी पार्टिसिपेट एज पार्टनर। तो ये पार्टनर कंट्रीज़ के रूप में भाग लेंगे, ये सहयोगी भागीदार है। और बाकी सारे बहुत सारे और कंट्रीज़ जो हैं, अलग अलग देश है, वो फोकस कंट्रीज़ हैं। अपने को पार्टनर कंट्रीज़ के नाम भी याद रखने हैं। इसके अलावा भारत जो है वो दूध, प्याज और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो भारत के खाद्य क्षेत्र जो है, फूड इंडस्ट्री जो है उससे रिलेटेड है। खाद्य, प्याज और दाल जो है उनका लार्जेस्ट जो है प्रोड्यूसर है इंडिया। उसके अलावा चावल, गेहूं, गन्ना, चाय और फल और सब्जियां और अंडे जो हैं उसमें सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भारत। पिछले दशक में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है वो 7.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ था। तो बहुत ज़्यादा FDI हो रहा है। अब देखते हैं अगली न्यूज़। अगला जो प्रश्न है वो है लीड्स स्कीम इज रिलेटेड टू। लीड्स स्कीम योजना जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा सुधार, ऑप्शन बी रसद दक्षता, ऑप्शन सी कृषि विपणन और ऑप्शन डी स्वास्थ्य सेवाएं। इंग्लिश में देख लेते हैं एजुकेशन रिफॉर्म, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग या हेल्थ सर्विस। तो जो लीड्स स्कीम है वो है लॉजिस्टिक एफिशिएंसी से रिलेटेड। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने जो है लीड्स स्कीम जो है वो शुरू की है 20 सितंबर 2025 को। इस लीड्स स्कीम का पूरा नाम क्या है? तो लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। बेसिकली इसमें होगा क्या कि इसमें क्या होगा, कुछ पैरामीटर्स के बेस पर जो है लॉजिस्टिक दक्षता को नापा जाएगा। तो लॉजिस्टिक दक्षता को नापने के लिए एक पैरामीटर्स है बहुत सारे, जिनके बेसिस पे ये लोग जो हैं अलग अलग स्टेट को रैंक करेंगे कि कहाँ की जो लॉजिस्टिक जो है, परिवहन की जो सुगमता जो है वो कहाँ पर ज़्यादा है। तो सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रसद दक्षता का मानकीकरण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लीड्स 2025 कॉरिडोर स्तरीय आकलन, प्रतीक्षा समय मैट्रिक्स और API सक्षम सड़क खंड गति ट्रैकिंग की शुरुआत करता है। इसमें क्या होगा कि भाई किसी भी एक प्रोडक्ट को दूसरी जगह पर जाने में कितना टाइम वेट करना पड़ रहा है, कॉरिडोर का लेवल कैसा है, इसके अलावा रोड जो है उसका सेक्शन और स्पीड कैसी है, तो इन सबको ट्रैक करके पता लगाया जाएगा कि किसकी जो है लॉजिस्टिक में परफॉर्मेंस अच्छी है। तो ये इसमें मुख्यतः होने वाला है। अब जो ये लीड्स स्कीम है ये किसके नेतृत्व में चल रही है? तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, पीयूष गोयल जो है इन्होंने शुरू किया है। और इसमें जो है यात्रा का समय, ट्रक की गति क्या है, प्रतीक्षा समय कितना है, खंडवार सड़क की गति क्या है, इन सब के बेस पे जो है रैंक दी जाएगी। फिर अगला जो सवाल है वो है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 का विषय है। थीम ऑफ नेशनल आयुर्वेदा डे 2025 इज। तो अपने को थीम बतानी है। थीम स्वास्थ्य और धन के लिए आयुर्वेद, लोगों के ग्रह के लिए आयुर्वेद, सभी के लिए आयुर्वेद या सतत भारत के लिए आयुर्वेद। तो इसका जो थीम है इस बार की वो है आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लानिट, लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। इसके लिए आपको इंग्लिश की थीम याद रखनी है, क्योंकि ऐसे कैसे इंग्लिश जो है वो भी देवनागरी लिपि में थीम लिखी आ सकती है। देखिए, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है वो 23 सितंबर को मनाया गया। इस वर्ष जो है उसकी थीम थी, विषय था लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लानिट। तो इस पर इन्होंने जोर दिया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर साइन लैंग्वेज इज ऑब्जर्व्ड। तो 21 सितंबर, 24 सितंबर, 23 सितंबर या 25 सितंबर। तो इसका सही आंसर है 23 सितंबर। 23 सितंबर को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित दिवस है ये। इसका उद्देश्य क्या है? बधिर समुदाय जो है, जो देख नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता या सुन नहीं सकता, उन सब के लिए, जो सुन नहीं सकता उन सब के लिए सांकेतिक भाषाओं के द्वारा जो है जागरूकता फैलाना, सांकेतिक
भाषा पर निर्भर लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो ये कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। अगला जो सवाल है वो है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डीजीपी ऑफ आईटीबीपी। देखिए आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आईटीबीपी का नाम है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो है पैरामिलिट्री जो है ये इसके जो है नए डीजी हैं। कौन बने नए डीजी? प्रवीण रंजन, कुलदीप सिंह, प्रवीण रंजन, आकाश अस्थाना और प्रवीण कुमार। तो इसका सही जवाब क्या है? प्रवीण कुमार। तो प्रवीण कुमार जो है 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर जो है वेस्ट बंगाल कैडर के हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी। प्रवीण कुमार जो है आईपीएस अधिकारी जो है इनको नियुक्त किया गया है। फिर अगला सवाल जो है वो है CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। हु वॉज द अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो प्रवीण कुमार, प्रवीण रंजन, पीयूष गोयल या नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रवीण कुमार। तो प्रवीण कुमार जो है इसका आंसर है प्रवीण रंजन। प्रवीण रंजन जो है उनको आईपीएस ऑफिसर थे ये भी, इनको जो है डायरेक्टर जनरल बनाया गया है CISF का। आईटीबीपी का बनाया गया प्रवीण कुमार को और प्रवीण रंजन को बनाया गया है CISF का। प्रवीण रंजन जो है इनको CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब देखिए अपन देख लेते हैं CAPF के बारे में। CAPF क्या है? ये सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स। तो ये जो फोर्स है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है इसके कुल कितने घटक है? तो 7 घटक है इसके। कितने? 7। ये जो सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स जो है ये क्या है? ना तो मिलिट्री है ना ही पुलिस है। देखिए मिलिट्री का काम क्या होता है? किसी देश पर आक्रमण करके जीतना, और पुलिस का काम क्या होता है? आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना। तो पैरामिलिट्री जो है उसका काम क्या है? इन दोनों के बीच में, मिलिट्री और पुलिस के बीच का काम जो है वो पैरामिलिट्री करता है। मतलब पैरामिलिट्री जो है वो देश की सुरक्षा का काम करता है। ये अर्धसैनिक बल है, पूर्ण रूप से ये सैनिक नहीं माने जाते, ये अर्धसैनिक बल माने जाते हैं। और ये जो है इनका कंट्रोल जो है कंट्रोल्ड बाई, ये जो है कंट्रोल किए जाते हैं होम मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी गृह मंत्रालय जो है इनको कंट्रोल करता है। तो होम मिनिस्ट्री इनको कंट्रोल करता है, जबकि जो मिलिट्री है उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको करता है रक्षा मंत्रालय, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो कंट्रोल करता है। तो ये जो है 7 इसके प्रमुख घटक हैं। 7 अलग अलग दल जो है वो CAPF के पार्ट है, सेंट्रल आर्म्ड फोर्स के पार्ट है। पहला जो है वो है असम राइफल्स, दूसरा है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, तीसरा है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। इसके अलावा चौथा जो है वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF। पांचवा जो है वो है सशस्त्र सीमा बल SSB। फिर है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF। फिर है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG। तो इन सबको जो है आर्म्ड फोर्स पैरामिलिट्री फोर्स माना जाता है। और इनका जो है इनमें जो है आपको ध्यान रखना वो ये है कि असम राइफल्स जो है उसका जो है आज़ादी से पहले 1835 में जो है स्थापित किया गया था। और इसका काम क्या है? इसका काम है काउंटर इंसर्जेंसी और बॉर्डर सिक्योरिटी, यानी बॉर्डर की सिक्योरिटी को बनाए रखना। इसके बाद जो है ये जो है ITBP असम राइफल्स जो है, इसके बाद असम राइफल जो है वो इंडिया और म्यांमार और इंडिया और चाइना जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो है ये अपनी सुरक्षाओं की सुरक्षा करती है, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करती है। इसको फ्रेंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। फिर अपन देख रहे हैं सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स, ये जो है 1939 में बनी थी, लेकिन 1948 में इसका पुनर्गठन किया गया। और ये जो है अक्रॉस इंडिया जो है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काम करती हैं और इसको बैकबोन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी भी कहा जाता है। फिर जो अगला है वो है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। ये इंपॉर्टेंट है। इसके जो है नए जो DG है वो कौन है? प्रवीण कुमार है। 1962 में ये बनी थी और इसका काम क्या है? गार्ड इंडो चाइना बॉर्डर डिजास्टर रेस्पॉन्स। ये जो है इंडो चाइना बॉर्डर जो है उसका ध्यान रखती हैं और ये हिमालयाज के आसपास जो इंडो चाइना बॉर्डर है उस पर ये लगी हुई है, तैनात है। ये क्या है? माउंटेन में काम करने के लिए विशेषीकृत है। फिर अगली जो है वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF का जो गठन है वो हुआ था 1965 में। और ये जो है इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश की जो बॉर्डर्स है उन पर स्थापित है। और ये क्या करती है? डिफेंस करने का काम करती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसको भी कहा जाता है। फिर है सशस्त्र सीमा बल क्या काम करते हैं? तो ये भी क्या करते हैं? एंटी स्मगलिंग जो होती हैं उसको रोकते हैं और कर्ब ट्रांस बॉर्डर क्राइम, ये जो है इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान बॉर्डर पर
स्थापित की गई हैं। ये फ्रेंडशिप फोर्स है जो दोनों देशों के बीच में फ्रेंडशिप का कार्य करती है। फिर है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये जो है 1968 CISF एक्ट के तहत बनी थी और ये क्या करती है, मेजर जो PSUs, एयरपोर्ट, न्यूक्लियर और स्पेस इंस्टीट्यूट वगैरह जो हैं, बड़े बड़े उद्योग, उन सबको जो है सुरक्षा देने के लिए इसके जवान तैनात किए जाते हैं। मेट्रो स्टेशन पर भी CISF के जो जवान है वो तैनात रहते हैं। फिर है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये क्या काम करती है, ये सिक्योरिटी का काम करती है, काउंटर टेररिज्म यानी जो आतंकवादी होते हैं उनको रोकने का काम करती हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस करती हैं। और ये जो है ब्लैक कैट्स कमांडो भी इनको कहा जाता है, क्योंकि ये ब्लैक कैट्स ब्लैक कलर के जो है इनकी यूनिफॉर्म होती है। तो ये हो गए अपने 7 इंपॉर्टेंट आर्म्ड फोर्स या अर्धसैनिक बल या पुलिस फोर्स। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, पुनर्विकसित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? द रीडेवलप्ड त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल इज लोकेटेड इन, ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी अगरतला, ऑप्शन सी शिलांग और ऑप्शन डी इम्फाल। इसका जो सही आंसर है वो है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का जो पुनर्विकास हुआ है हाल ही में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उदयपुर गोमती जिला त्रिपुरा में स्थित है। उदयपुर राजस्थान में भी है, उदयपुर नामक एक शहर जो है त्रिपुरा में भी है। तो त्रिपुरा में जो है त्रिपुर सुंदरी टेम्पल जो है उसका उद्घाटन किया है, किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये जो है 51 शक्तिपीठों में से एक है। 51 शक्तिपीठ है भारत में, उनमें से एक क्या है? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भी है। ये जो है इसका जो निर्माण है, पुनर्विकास जो है वो प्रसाद योजना के अंतर्गत किया गया है। प्रसाद योजना क्या है? ये 2014-15 में शुरू हुई थी और 2017 में इसका नाम बदल दिया गया था। इसका काम क्या है? इसका उद्देश्य तीर्थ स्थलों का समग्र विकास। प्रसाद योजना में क्या किया जा रहा है? तीर्थ स्थलों का विकास किया जा रहा है। इसमें बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, संपर्क यानी कनेक्टिविटी और फैसिलिटीज़ टू पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रियों को सुविधाएं देना और कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट, समुदाय आधारित सुधार करना, पर्यटन और विकास करना और पर्यटन का प्रमोशन करना, ये सब इसके उद्देश्य हैं। इसको जो है पैसा कहाँ से मिलता है, फंडिंग कहाँ से मिलती है? तो इसको केंद्र सरकार जो है 100% जो है फंडिंग देती है। और ये जो है PPP मॉडल पर भी बेस्ड है। CSR और PPP मॉडल। PPP मॉडल जो होता है उसका मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। PPP का अर्थ क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है कि पब्लिक भी अपना पैसा इन्वेस्ट करती है और यानी सरकार भी पैसा इन्वेस्ट करती है और प्राइवेट कंपनीज जो है वो भी योगदान देती हैं। तो ये जो है PPP मॉडल के आधार पर बनाई गई है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पूर्व अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया है। द फॉर्मर अहमदनगर रेलवे स्टेशन इज रीनेम्ड एज, तो इसका नया नाम जो है वो क्या है? पहला ऑप्शन अहिल्या नगर, दूसरा है लोकनगर, तीसरा है होलकर नगर और चौथा है महाराष्ट्र जंक्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो है अहिल्या नगर। तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन का जो नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया गया है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की श्रद्धांजलि स्वरूप अहमदनगर रेलवे स्टेशन जो है मध्य रेलवे महाराष्ट्र पुणे मंडल में, इसका आधिकारिक नाम बदलकर अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नाम बदलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था और महाराष्ट्र सरकार भारतीय रेलवे द्वारा ये अधिसूचित किया गया है। तो ये जो है नाम बदल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज आयरन बीम? आयरन बीम जो है वो क्या है? आयरन बीम क्या है? ऑप्शन ए, अ हाई पावर लेजर एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय इजराइल, अ न्यू टाइप ऑफ मिसाइल यूज्ड बाय USA, अ सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम एंड एन अंडरग्राउंड सबमरीन डिफेंस सिस्टम। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ये इजराइल द्वारा विकसित उच्च शक्ति लेजर वायु रक्षा प्रणाली है, जो क्या करती है? लेजर वायु रक्षा, जो वायु रक्षा करने के लिए लेजर प्रणाली का यूज़ करती है। आयरन बीम, आयरन बीम क्या है? इजराइल की लेजर रक्षा प्रणाली। इजराइल ने रॉकेट, मोटरार, UAV यानी ड्रोन, कम उड़ान वाले विमानों जैसे कम दूरी के खतरों को निशाना बनाने के लिए आयरन बीम, जिसे कभी कभी लेजर इंटरसेप्टर भी कहा जाता है, नाम की एक उच्च शक्ति लेजर वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है। ये क्या करती है? तो ये जो UAV का मतलब होता है अनमैन्ड व्हीकल। UAV का मतलब है अनमैन्ड व्हीकल। तो जो ये व्हीकल्स होते हैं जिसको अपन ड्रोन भी कह सकते हैं, यानी ड्रोन, इनसे सुरक्षा करना या कोई भी जो वायु से हमला करने वाले जो हथियार होते हैं उनसे बचाने के लिए इन्होंने आयरन बीम नामक एक लेजर इंटरसेप्टर करके मिसाइल बनाई है, जो क्या करती है? लेजर के माध्यम से इनको नेस्तनाबूद कर देती है। फिर अगले